नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का चौथा अध्याय जो है भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा एवं आधुनिकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संरचनात्मक सबसे पहला है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि संरचना में जो परिवर्तन होता है ना, भारत के अंदर जो संरचना में समाज में जो परिवर्तन होता है उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो इसे परिभाषा के बारे में देते हैं कि विगत 2 शताब्दियों में भारतीय समाज में संरचना में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं, यानी कि व्यापक रूप से बड़े रूप में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। यद्यपि भारतीय समाज संरचना में बदलाव के कारण भी हुए हैं, यानी कि सामाजिक संरचना में जो बदलाव हुआ है उसके कारण भी भारतीय समाज ये परिवर्तन हुए हैं। समय समय पर आई विदेशी जातियों जैसे शक, शून, कुणाल, मंगोल, कुषाण मंगोल, अरब आदि के कारण भी हुए, यानी कि नई जो जातियाँ हैं, विदेशी जातियाँ जो देश के अंदर आई है, इनके कारण भी परिवर्तन हुए हैं। विशेषकर मुस्लिम यानी कि अरब की जो जाति है ने काफ़ी प्रभाव ने अरब की जो विशेषकर मुस्लिम ने काफ़ी प्रभाव डाला है। तथापि सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में रहा है, यानी कि ब्रिटिश काल में जो है ये परिवर्तन अधिक रहा है। फिर औपनिवेशिक काल में संरचनात्मक परिवर्तन, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय संरचना में निम्न रूप से परिवर्तन हुए हैं, यानी कि ब्रिटिश काल के समय में समाज के अंदर संरचना के रूप में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पहला है, अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बृहद स्तर पर हस्तक्षेप किए हैं, यानी कि अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में, यानी कि देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें बृहद स्तर यानी बहुत बड़े स्तर पर हस्तक्षेप किए हैं, यानी कि उन्होंने अपने व्यवसाय यहाँ पर खोले हैं। फिर दूसरा है, उन्होंने अपने आर्थिक हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु भारतीय लोगों की गतिशीलता में वृद्धि की है, यानी कि उन्होंने अपने आर्थिक हितों में, यानी कि ब्रिटिश शासन ने अपने आर्थिक हितों की अधिकतम पूर्ति के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को गतिशीलता में वृद्धि की है, यानी कि उनको अधिक पारिश्रमिक दे करके उनको आगे बढ़ाया काम किया है। फिर अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भारतीयों को शिक्षित करने के प्रयत्न प्रारंभ किए हैं, और अंग्रेजों ने क्या किया है कि अपनी अंग्रेजी शिक्षा नीति को चालू करके यहाँ के भारतीयों को शिक्षित करने के प्रयत्न भी किए हैं, जिससे भारत में राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार हुआ। जिससे क्या हुआ कि देश के अंदर राष्ट्रवादी यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसके प्रति चेतना का विस्तार हुआ। फिर अगला है परंपरा, यानी कि परंपरा किस प्रकार से भारतीय समाज को परिवर्तित करती है। परंपरा में हमारे पूर्वज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, प्रथाओं, विश्वासों, व्यवहारों आदि के रूप में जो हमें विरासत में मिले हैं मिलकर परंपरा कहलाते हैं। यानी कि परंपरा किसे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो हमें विरासत में प्राप्त है, उन्हें परंपरा कहते हैं। परस्पर में सामान्यतः परिवर्तन के प्रति विरोध पाया जाता है। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में परंपरा की निम्न 4 विशेषताएं होती है, यानी कि योगेंद्र सिंह समाजशास्त्री जो है उनके अनुसार भारत में परंपरा की निम्न 4 विशेषताएं होती है। पहला है सामूहिक संपूर्णता, यानी कि सामूहिक संपूर्णता जो होती है कि समूह में रह करके व्यक्ति एक समाज का निर्माण करता है। फिर है संस्तरण का, फिर है संस्तरण, तीसरा है परलोकवादी, और चौथा है निरंतरता, यानी कि ये जो 3-4 कारण है वो जो है सामाजिक, यानी कि ये जो है 4 परंपराएं के निम्न 4 विशेषताएं ये हैं। फिर है आधुनिकता, परंपरा एवं परिवर्तन, यानी कि परंपरा के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए। हमारे भारतीय समाज में परंपरा में 2 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष परिवर्तन, जो दिखाई देता है परिवर्तन में कहलाता है प्रत्यक्ष परिवर्तन। जैसे जैन, बौद्ध, आर्य समाज के चिंतकों द्वारा समाज सुधार, यानी कि इन्होंने आगे रह करके समाज के अंदर जो परिवर्तन किया है वो प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। फिर दूसरा है संरचनात्मक परिवर्तन, जैसे परसंस्कृतिकरण एवं सात्मीकरण, परसंस्कृतिकरण है ना, परसंस्कृतिकरण एवं सात्मीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि दूसरों की संस्कृति को अपना करके है ना उससे अपने समाज के अंदर परिवर्तन लाना कहलाता है, संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। फिर आगे
आधुनिकता। आधुनिकता सोचने समझने का तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। यानी कि आधुनिकता किसे कहते हैं कि आधुनिकता सोचने समझने का, यानी कि अपने सोचने और समझने की जो तार्किक बुद्धि जो है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना ही क्या कहलाता है, आधुनिकता कहलाता है। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकता के निम्नलिखित 4 लक्षण बताए हैं। यानी कि योगेंद्र सिंह ने जो आधुनिकता के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है व्यक्तिवादिता, दूसरा है समानता, तीसरा है परिवर्तन के प्रति आस्था और चौथा है धर्म निरपेक्षता। यानी कि इन चारों के आधार पर समाज के अंदर आधुनिकता आई जाती है। आधुनिकता में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गतिशीलता पाई जाती है। यानी आधुनिकता के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है नई गति जीवन को नई गति प्रदान करता है। आगे है परंपरा और आधुनिकता में संबंध। यानी कि परंपरा और आधुनिकता में क्या संबंध है भारतीय दृष्टिकोण से। परंपरा एवं आधुनिकता को सातत्य के रूप में समझा जा सकता है कि एक छोर पर परंपरा तो दूसरे छोर पर आधुनिकता को रखा जा सकता है एवं बीच में ऐसे समाज को रखा जा सकता है जिसमें परस्पर आधुनिकता दोनों की विशेषताओं के अंश विद्यमान हो। यानी कि परंपरा और आधुनिकता को किस प्रकार से समझा जाए कि इन दोनों के बीच में समाज को रखा जाए और उनमें जो है फिर परिवर्तन देखा जाए। यथार्थ में कोई भी समाज न तो पूर्णतः परंपरागत होता है और न पूर्ण आधुनिक। यानी कि सही रूप में तो समाज न तो पूर्ण रूप से परंपरागत होता है, यानी कि पुरानी परंपराओं से जुड़ा होता है, और न आधुनिकताओं से जुड़ा होता है। अंतर केवल अंशों का पाया जाता है। यानी कि कुछ अंश में वो परंपरागत होता है, कुछ अंशों में वो आधुनिक होता है। भारतीय समाज में आधुनिकता की तरफ भारतीय समाज जो है परंपरा से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि भारतीय समाज जो है आज वर्तमान स्थिति में अपनी परंपराओं के साथ में है ना आधुनिकता को भी लेकर के आगे बढ़ रहा है। फिर है आर्थिक क्षेत्र। इससे क्या हुआ कि आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। ये था जैसे आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है, यानी कि लोगों के व्यापार वृद्धि में या उनके आर्थिक स्थिति में जो है वो क्या हुआ, विकास हुआ है। परंपरागत पेशों का पतन हुआ है, यानी परंपरा से जो चले आ रहे जो उनके व्यापार है उनका पतन यानी कि वो समाप्त हुए हैं। कृषि के परंपरागत तरीकों के स्थान पर मशीनी तथा वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग बढ़ रहा है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी परंपरागत तरीकों को छोड़ करके आधुनिक तरीके जो है मशीनों के द्वारा या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कृषि को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी तथा तृतीय क्षेत्र में लोगों की संख्या का बढ़ना। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि कच्चे माल के जो उत्पादन के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आई है, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मृदा विनिमय तथा श्रम विभाजन का बढ़ना। फिर है चौथा नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि। यानी कि बड़े बड़े नगरों की प्रक्रिया यानी कि उनके अंदर सुधार होकर के उन प्रक्रिया में वृद्धि होना, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होना, जन्म दर में कमी आना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना तथा गतिशीलता में वृद्धि होना। यानी कि इन कारणों से भी इन चीज़ों में भी आधुनिकता दिखाई देती है। फिर निर्वाचित नेतृत्व का विस्तार होना, संचार के आधुनिकतम साधनों का विस्तार होना, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास, राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि इन कारणों से भी देश के अंदर आधुनिकता दिखाई देती है। फिर आगे है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा संचालित मशीनों के आधार पर किया जाता है। औद्योगिकरण का क्या अर्थ है कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का जो उत्पादन है, वस्तुओं जो बनती है वह हस्त उपकरणों के स्थान पर यानी कि हाथ के द्वारा बनाई हुई चीज़ों के स्थान पर निर्जीव शक्ति यानी कि मशीनों के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। ब्रिटेन औद्योगिकरण करने वाला पहला समाज बना। यानी कि ब्रिटेन जो है सबसे पहले औद्योगिकरण करने वाला समाज बना था, जिसमें सर्वप्रथम लोग ग्रामीण से नगरीय बने। लंदन 20वीं सदी तक के प्रारंभ में औद्योगिकरण का केंद्र बन गया, और 20वीं सदी में लंदन जो है औद्योगिकरण का केंद्र यानी कि केंद्र बन गया। फिर औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव यानी कि ब्रिटिश सरकार के आने पर देश के अंदर औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा था। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण ने भारत के देशी ग्रामीण उद्योगों को नष्ट कर दिया। यानी कि देशी ग्रामीण उद्योग जो थे
उनको ब्रिटेन यानी कि इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने उन्हें समाप्त कर दिया और ग्रामीण कारीगर अलाभकारी व्यवसाय को छोड़कर कृषि की तरफ बढ़ गए। यानी कि उनके जो पुश्तैनी जो धंधे थे उनको छोड़ करके वो लाभ की तरफ यानी कि कृषि की तरफ वो बढ़ने लगे। भारत में परंपरागत औद्योगिक केंद्रों का पतन हो गया। यानी कि परंपरा यानी कि प्राचीन समय यानी कि प्राचीन जो उद्योग धंधे थे वो समाप्त हो गए। रेलवे के विस्तार ने भी भारतीय उद्योग धंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाला। यानी कि रेलवे का विस्तार होने से यानी कि रेलवे की सुविधा होने से यहाँ के भारतीय उद्योग धंधे जो क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए। यानी कि बाहर से लोगों के यानी बाहर के जो धंधे हैं लोग उन्हें रेलवे के द्वारा सुविधा होने लगी। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में भारतीय सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव हुए। यानी कि इस औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में भारतीय समाज की संरचना में बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं। पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर हो गया और अनेक नवीन औपनिवेशिक शहरों का उद्भव तथा विकास हुआ। यानी कि पुराने शहरों का जो अस्तित्व था वो कमजोर हो गया और धीरे नए औपनिवेशिक शहरों का यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों का वहाँ पर विकास हुआ। भारत में चाय की बागवानी का उद्योग पनपा। यानी कि भारत में जो है चाय की जो बागवानी उसका उद्योग पनपने लगा। यानी कि नवीन क्रांति उद्योग के अंदर कृषि के अंतर्गत आई। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण से भारत का आर्थिक शोषण किया गया। यानी कि औपनिवेशिक काल में जो है इस नवीन औद्योगिकरण के कारण भारत का आर्थिक शोषण किया गया। यानी कि भारत के लोगों को अर्थ के रूप में कम मुनाफा दिया जाने लगा। आगे स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण यानी कि स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद औद्योगिकरण का कैसे प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र भारत में भारतीय मशीनीकृत उद्योग धंधों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय रुई, जूट, कोयला खाने एवं रेलवे भारत के प्रथम औद्योगिक उद्योग थे। यानी कि भारत के जो प्रथम औद्योगिक धंधे जो है स्वतंत्रता के बाद में वो थे। मशीनीकृत उद्योग धंधों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय रुई, जूट, कोयला खाने और रेलवे भारत के प्रथम औद्योगिक उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद सुरक्षा परिवहन, संचार, ऊर्जा, खनन आदि परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। सरकार ने मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया। 1951 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% लोग बड़े उद्योगों में कार्यरत थे। यानी कि 1951 में कुल कार्यकारी जनसंख्या में से यानी कि कुल काम करने वाले लोगों में से केवल 28% लोग जो थे वो ही बड़े उद्योग धंधों में काम करते थे, जबकि 72% लोग जो है लघु एवं कुटीर तथा परंपरागत उद्योगों में कार्यरत थे। यानी कि 72% जो लोग थे वो अपने परंपरागत उद्योग धंधे में लगे हुए थे। वर्तमान में सरकारी रोजगार के स्थान पर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। यानी कि वर्तमान में जो है सरकारी रोजगार के स्थान पर स्वयं के धंधों यानी उद्योग धंधों की ओर भागीदारी लोगों की बढ़ रही है। आगे है भारत में औद्योगिकरण के परिणाम। भारत में औद्योगिकरण के निम्न परिणाम हुए थे। पहला है उत्पादन का व्यापारीकरण होना। यानी कि जो उत्पादन होता है उसको व्यापारीकरण में बदलना या उसको मुनाफे के साथ में बेचना। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का लगभग समाप्ति। यानी कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की लगभग समाप्ति। फिर आगे है मशीनी उत्पादन की प्रधानता। यानी कि मशीनों के द्वारा जो उत्पादन होते हैं उसकी बढ़ोतरी होना। खेती और श्रमिकों के अनुपात में गिरावट। यानी कि खेती और श्रमिक जो है अपने हाथों से कार्य करने वाले जो कृषक है उनके अनुपात में गिरावट यानी कि उनकी संख्या कम होना। नगरीकरण में वृद्धि। यानी कि बड़े बड़े नगरों का विकास होना। शिक्षा का प्रसार। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एवं विज्ञान के प्रयोग में वृद्धि। यानी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी और विज्ञान का प्रयोग बढ़ना। लोकतंत्र का विकास व प्रसार। यानी कि लोकतंत्र का जो विकास है और उसका प्रसार होना। आगे है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। नगरीकरण किसे कहते हैं कि जिसमें शहर में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग शहरों में आकर के रहते हैं तो उसे कहते हैं नगरीकरण कहते हैं। औद्योगिक व्यवसायों की ओर रुझान बढ़ना और लोगों का जो है औद्योगिक व्यवसायों की तरफ अपना रुझान या अपना रुझान बढ़ना। नगरीय जीवन शैली अपनाने वाले लोगों की बढ़ोतरी।
व्यवसायों का रुझान बढ़ना, नगरीय जीवन शैली अपनाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होती है तथा नवीन नगरों की उत्पत्ति होती है। यानी कि अपनी जीवन शैली, नगरीय जीवन शैली जीने के लिए व्यक्ति गाँव को छोड़ करके नगरों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे नवीन नगरों की उत्पत्ति होती है, नवीन नगरों का निर्माण होता है। आगे है नगरीकरण की विशेषताएं। नगरीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है श्रम विभाजन तथा श्रम विशिष्टीकरण। दूसरा है मशीनों द्वारा उत्पादन। तीसरा है द्वितीयक समूह व संगठनों की भूमिका में वृद्धि। चौथा है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। फिर है पांचवा है कृत्रिम व्यवहार व दिखावा, यानी कि दिखावा जो है वो भी नगरों की विशेषताएं होती हैं। फिर है संचार व यातायात के आधुनिक साधन। फिर है सातवां है भाग दौड़ भरा जीवन, यानी कि ये सभी जो है बड़े बड़े नगरों की विशेषताएं होती है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। आठवां है पहचान का संकट, यानी कि आसपास के लोग भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। फिर है समझौतावादी मानवीय प्रवृत्ति, यानी कि किसी अपना कार्य को पूर्ण करने के लिए समझौतावादी जो प्रक्रिया होती है उसे समझौतावादी मानवीय प्रकृति कहते हैं। फिर है परिस्थितिगत असंतोष, यानी कि समय परिस्थिति के अनुसार जो असंतोष होता है, यानी कार्यों को लेकर जो असंतोष होता है वो भी नगरों में दिखाई देता है। फिर है अविश्वास, यानी कि नगरों के अंदर अविश्वास की भावना भी दिखाई देती है। संविदा का बढ़ता महत्व, सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्ता, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए लोगों के अंदर चिंता। फिर प्रदूषण जनित शारीरिक समस्याएं, यानी कि प्रदूषण की जो है अपने शरीर को नुकसान देने वाली जो समस्याएं होती है वो भी नगरों में विद्यमान होती हैं। फिर है अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता। फिर चौथा है लास्ट है बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, लेकिन नगरों के अंदर जो है एक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। फिर आगे है भारत में नगरीकरण की स्थिति। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल आबादी का 31.16% नगरीय आबादी। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल आबादी का 31.16% नगरीय आबादी है, जबकि 1951 में यह 17.19% थी। यानी कि 2011 में तो 31.16 थी, लेकिन जबकि 1951 में जो 17.29 ही थी। यानी कि 2011 में जो है भारतीय नगरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। फिर आगे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है 412 थी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच की जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या जो थी 53 थी तथा 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या जो थी 3 थी। यानी कि वो जो महानगरों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 3 हो गई। महानगरों की कितनी है जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक क्षेत्र वाले 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है उनको महानगरों में गिना गया। फिर है भारत में नगरीकरण के प्रभाव, यानी कि इस नगरीकरण से भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़े हैं। जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन, यानी कि परंपरा या जाति का जो व्यवसाय था उसमें बदलाव आए। अस्पृश्यता की भावना में कमी, यानी कि छुआछूत की जो भावना थी वो नगरों में कम दिखाई देती है। जातिवाद भावना में अभिवृद्धि, यानी कि नगरों के अंदर जो अपने जाति को लेकर के यानी कि उसको विशिष्ट बनाने की जो भावना है उसमें वृद्धि हुई है। फिर है परिवार के स्वरूप एवं आकार में बदलाव, यानी कि परिवार का जो स्वरूप है वो छोटा होता जा रहे हैं। फिर आगे ग्रामीण शहरी संबंध, यानी कि गाँवों का और शहरों का संबंध जुड़ा है। द्वितीय समूह तथा संस्थाओं के प्रभाव में वृद्धि, यानी कि द्वितीय समूह जो है यानी कि पक्के माल का निर्माण होकर के इस निर्माण होने की जो संस्था है इनके में वृद्धि हुई है। फिर यह इंद्रियपरक संस्कृति का प्रभाव, यानी कि संस्कृति का भी प्रभाव नगरों में दिखाई देता है। फिर नवीन व्यवसायों की उत्पत्ति तथा खेती के व्यवसायीकरण में वृद्धि, यानी कि नवीन व्यवसाय जो है वो नगरों में अधिक दिखाई देते हैं। उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार, फिर आधुनिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ता प्रभाव, जजमानी प्रथा की समाप्ति, यानी कि जजमानी प्रथा जो थी वो धीरे धीरे यह नगरों में दिखाई नहीं देती है। फिर अंधविश्वासों में कमी, यानी कि नगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते हैं।
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से परंपरावादी सोच में बदलाव, यानी कि अपनी जो पुरानी परंपरा है उसमें बदलाव नगरीकरण में दिखाई देता है। महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के जो कानून है या महिलाओं के सशक्तिकरण नगरों में दिखाई देता है। धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप, कर्मकांड के प्रभाव में कमी, मेधा पलायन, यानी कि लोग जो है अपनी बुद्धि के अनुसार नगरों की तरफ पलायन करने लगे, यानी कि अपने कार्यों की कुशलता के लिए नगरों की तरफ जाने लगे। अर्थ पलायन, आर्थिक साम्राज्यवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद, और लास्ट है विश्वव्यापीकरण को बढ़ावा, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा जो है वो भी नगरों में ही दिखाई देता है। आज इतना ही, धन्यवाद।